Hi everyone, I am going to explain you today from a new unit, that is unit number 7, and it is about Indian economy. So let us understand about the Indian economy before independence. The East India Company, later the Western rulers, came to India getting attracted by her riches. India had a wealth-rich culture, cohesive social setup. India was famous for the trade in cotton, muslin, indigo, spices and metallurgy. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ कुछ वेस्टर्न रूलर्स हमारे इंडिया की ओर आए थे ताकि वो इंडिया में व्यापार कर सके और इंडिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। इंडिया जो है वो कॉटन, मुस्लिम, इंडिको, स्पाइसेस और मेटलर्जी से जुड़े हुए ट्रेड के लिए काफी फेमस था। However, during this time, there were conflicts among the foreign rulers also to establish their own power over India. They used armed power also. तो जो भी फॉरेनर्स इंडिया में आए थे, जो भी फॉरेन रूलर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो अपना पावर इंडिया के ऊपर एस्टेब्लिश कर सके और इसके लिए उन्होंने अपने हथियार का भी यूज किया था। So they have used armed power also in order to conquer or in order to establish their rule over India. When the British established dominance, our resources were exploited, poverty increased, and the Asian reaches of India started eroding. However, Indian economy also attained the following. तो जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश किया था, तब उस वक्त हमारे कई सारे रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट हुए थे। हमारे देश में पॉवर्टी जो है उसका लेवल काफ़ी इंक्रीज हुआ था, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स के रूल का जो वक्त था, उस वक्त हमारी इंडियन इकोनॉमी ने कुछ सेक्टर्स में कुछ डेवलपमेंट ही अचीव किया था, जो कुछ इस तरह से है। पहला सेक्टर जो है वो रेलवे से जुड़ा है। रेलवे British set up the railway infrastructure in India with the first rail that ran between Boribandar and Thane on 16th of April 1853. By 1947, India had railway network of 53,000 km, befitting a population of 68 lakh. तो ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटअप किया गया था रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में। जो फर्स्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ था वो बोरीबंदर और थाने में सेटअप हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। 1947 के ईयर तक इंडिया का जो रेलवे का नेटवर्क था वो 50,000 किलोमीटर तक स्प्रेड हो चुका था और ये जो इतना 53,000 किलोमीटर वाइड रेलवे नेटवर्क जो था वो 68 लाख तक के पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए काफी था, यानी कि उन्हें रेलवे से जुड़ी हुई फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए काफी था। रोडवेज, the British also created a good length of roads in India. They set up the public work department under which significant basic utilities were created. By the end of 19th century, there was total of 2,78,420 kilometers of road, which increased to 4,47,105 by 1943, of which 32% were concrete roads and 68 were कच्चा roads. तो ब्रिटिशर्स ने एक रोडवे जो है रोडवेज भी हमारे इंडिया में सेटअप किया था। उन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेटअप किया था जो हमें बेसिक यूटिलिटीज या बेसिक फैसिलिटीज जो है रहने खाने पीने से जुड़े हुए जो सर्विसेज फैसिलिटीज है वो हमें प्रोवाइड करते थे, यानी कि जैसे कि पानी, बिजली और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जो फैसिलिटी है उन्होंने प्रोवाइड किया था। By the end of 19th century, there was total 2,78,420 kilometers of road, which increased to 4,47,105 by 1943, of which 32 were concrete roads and 68% were कच्चा road. 19th century में जो टोटल रोड का जो लेंथ था हमारे इंडिया में वो 2,78,420 किलोमीटर तक था, जो बाद में एक्सटेंड होके बाद में इंक्रीज होके 4,47,105 तक पहुंच गया 1943 के टाइम पीरियड में, जिसमें 32% जो है वो कंक्रीट का रोड था और जो 68% जो है वो कच्चा रोड था।
So these points are depicting the development of Indian economy at the time of British rule. Hello everyone, let us start with the point that is about high rates of taxes. So according to Dadabhai Naoroji's calculation in 1876, the rich paid about 8% of the national income as taxes, while the Indians who were poor were made to pay 50% of the national income as taxes. तो दादा भाई नरोजी की कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान 8% ऑफ नेशनल इनकम जो है वो टैक्स के तौर पे रिच पीपल्स के द्वारा दिया जाता था, जबकि इंडिया में जो लोग पुअर थे उन्हें 50% ऑफ जो नेशनल इनकम रहता था वो टैक्स के तौर पे देना पड़ता था। इस इनइक्वालिटी के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि हाई जो भी टैक्स पॉलिसीज थी उस वक्त की, उसके थ्रू कैसे इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था। Next point is about high rates of exercise and custom. High excise was collected on matches, sugar, steel, and silver, and all such commodities. So salt was easily available in India. The British termed illegal the production of salt by Indians on seashore, and they monopolized with the salt trade. Imported salt to India by levying high custom duty, and thus made it an expensive commodity for poor Indians. तो हाई एक्सरसाइज चार्जेस लगाए जाते थे कुछ कमोडिटीज के ऊपर, जैसे कि मैचेस, शुगर, स्टील, सिल्वर, इन कमोडिटीज के ऊपर हाई एक्सरसाइज चार्जेस लगाया जाता था। साल्ट जो एक ऐसा कमोडिटी था जो इंडिया में इजीली अवेलेबल था, लेकिन उसके प्रोडक्शन को भी इलीगल टर्म्ड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ब्रिटिशर्स ने साल्ट से जुड़े हुए ट्रेड को भी मोनोपलाइज करने की कोशिश की थी। उन्होंने साल्ट को बाहर से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और उसके ऊपर वो हाई कस्टम ड्यूटीज लगाते थे, जिसकी वजह से साल्ट जो है वो पुअर इंडियंस के लिए एक एक्सपेंसिव कमोडिटी बन के रह गया था। और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जो हाई एक्साइज ड्यूटीज ब्रिटिशर्स के द्वारा चार्ज की जाती थी, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया था। High duties up to 50% were imposed on cotton cloth export from India, so that Indian cotton cloth industry received a setback. जो भी कॉटन क्लोथ यहाँ से प्रोड्यूस होता था, यहाँ पे प्रोड्यूस होता था और बाहर एक्सपोर्ट होता था, उसके ऊपर हाई ड्यूटी कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी जो 50% तक रहता था, और इस वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज ने एक तरह से सेटबैक रिसीव किया था, वो काफी हद तक लॉस सफर कर रहे थे। Whereas the cotton cloth import from Manchester in England came to India at much lower import tariff of only 2.5%, जबकि जो कॉटन क्लोथ मैनचेस्टर से होके यानी इंग्लैंड से होके आता था वो कुछ कम लोअर इंपोर्ट टैरिफ के साथ आता था, जो सिर्फ 2.5% तक था। Thus you can say the Britishers wanted to export India's long staple coal road to England and sell its manufactured cloth in India. तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ का जो प्रोडक्ट होता था अच्छी क्वालिटी का, वो उसे इंग्लैंड में पहुंचाना चाहते थे ब्रिटिशर्स, और जो उनके यहाँ पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो उसका मार्केट इंडिया में क्रिएट करना चाहते थे। Thus, India's raw material were exploited so that in the British industry could thrive at the cost of Indian industry. तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इंडियन रॉ मटेरियल्स का काफी एक्सप्लॉइटेशन हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज का काफी हद तक डेवलपमेंट कर सके और हमारे इंडस्ट्रियल मार्केट को हटा सके, जिससे कि वो अपने ब्रिटिशर्स अपने खुद के मार्केट को इंडिया में क्रिएट कर सके। सो दे वर बेनिफिटेड ऑन बोथ द साइड। एक तरह से वो लोग अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी काफी अच्छे से डेवलप कर रहे थे, और इसके अलावा दूसरी तरफ वो अपना खुद का मार्केट इंडिया में क्रिएट करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने कुछ इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द पीरियड फ्रॉम 1750 and 1830 was the period of industrial revolution. East India Company had by that time started establishing its rule in India, and in 1858 the British government established its rule. The British government adopted a policy that made the Indian investors lose their confidence.
The development of Indian industries was lopsided in the character in the sense that only some light and consumer goods industries were started and no attention was given to machine manufacturing, heavy engineering and heavy chemical industry and other basic and key industry. So the policy was to send raw material from India to Britain and to sell goods made in Britain to India. तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल जो है वो 1855-58 के पीरियड तक इंडिया में बन गया था। ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट किया था जिसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स जो थे उनको काफी हद तक कॉन्फिडेंस या फेथ नहीं था इंडस्ट्रियल फील्ड में। हमारे यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट जो था वो कुछ लाइट और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज तक ही सीमित था, जबकि हैवी मशीनरी और हैवी इंजीनियरिंग, हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज और अदर बेसिक और की इंडस्ट्रीज का ब्रिटिश के रूल के टाइम पीरियड में डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल यहाँ जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था उस रॉ मटेरियल को वो ब्रिटेन में बेच देना चाहते थे और जो वहाँ से ब्रिटेन में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो उसका मार्केट इंडिया में क्रिएट करना चाहते थे। तो इस वजह से हमारे इंडस्ट्रियल फील्ड को काफी सेटबैक रिसीव करना पड़ा था, जिसकी वजह से कोई भी इंडियन इन्वेस्टर इंडस्ट्रियल फील्ड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। So this was the policy that was adopted by the Britishers in order to exploit the Indian raw materials as well as to exploit the Indian industries. Okay, in the next slide I will continue with a new point. Okay, so let us continue about the 10th point, that is about economic exploitation. So, in order to benefit their own economy, the East India Company, later the British government adopted policy which exploited Indian resources and promoted British industries. तो ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट किया था जिसकी वजह से इंडियन रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट हुए थे और उन्होंने अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रमोट किया था। सो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हुए उन्होंने हमारे इंडिया में ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय हाई लैंड रेवेन्यूज। तो हाई लैंड रेवेन्यूज जो ब्रिटिशर्स के द्वारा चार्ज किए जाते थे उसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में काफ़ी हद तक इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है वो काफ़ी स्प्रेड किया था, जिसकी वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी बैडली अफेक्ट हुए थे। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आर्टिसन। सो the East India Company exploited artisans by obtaining goods from them at 50 to 40% lower price and sold them in the world at higher prices and made high profit. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्टिसंस का भी एक्सप्लॉइटेशन किया था। वो उनसे गुड्स खरीदते थे 50 to 40% लोअर प्राइसेस पे और उसी गुड्स को वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड करते थे हायर प्राइसेस पर, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट मिलता था। Besides, after the British government rule, they started selling in India cheap goods manufactured in England and boomed the small scale industry of India. ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के द्वारा वो लोग इंडिया में जो भी चीप क्वालिटी का जो गुड्स था जो इंग्लैंड में से होके आता था उस गुड्स को वो लोग मैन्युफैक्चर करके बेच देते थे और इस तरह से इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही थी जो अपने गुड्स बना रहे थे उनका भी उन्होंने काफी एक्सप्लॉइटेशन किया था। 12th point is about investment pattern. The British made only those investment in India which benefited Britain. For example, railway roadways network were created to help the movement of raw material and goods for their industry.
ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद को फायदा पहुंचाने के लिए किया था। उन्होंने रेलवे और रोड नेटवर्क बिल्डअप किया था इंडिया में, जिससे कि उनके गुड्स जो रॉ या फिर जो भी रॉ मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली किया जा सके। Investment was made to educate personnel to run the British administration, and Indians were prevented from getting technical education. इंडिया में एजुकेशन के फील्ड में भी उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोग एक्वायर कर सके। They started college for medicine and civil engineering in India for their benefit. उन्होंने कुछ कॉलेज जो सिविल इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के थे वो भी उन्होंने स्टार्ट किए थे, लेकिन वो उन्होंने अपने खुद के बेनिफिट के लिए स्टार्ट किए थे। They needed civil engineer for public work department and in Britain. उन्हें कुछ सिविल इंजीनियर्स की जरूरत थी अपने खुद के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए और कुछ ब्रिटेन के लिए भी, इसलिए उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कॉलेजेस स्टार्ट की थी। They did not promote studies in science and technology in India, thus made the selective investment in India. उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो भी एजुकेशन था उसे कभी प्रमोट नहीं किया, और इस तरह से आप कह सकते हो कि उन्होंने एक तरह से इंडिया में सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट किया था, सिर्फ उन फील्ड्स में जहां से उनको किसी तरह का बेनिफिट मिलता हो। Okay, in the next point I will continue with the home charges. Hello everyone, let us start with the payment burden. So various payments were made to British from India's income besides huge salaries of British personnel. This included home charges. तो इंडिया में जो भी इनकम जनरेट होता था उसमें से ब्रिटिश पर्सोनल की सैलरी के अलावा दूसरे भी पेमेंट किए जाते थे, और उन पेमेंट्स को होम चार्जेस कंसीडर किया जाता था। There was a huge amount of money which India paid towards administration, maintenance of the army, war expenses, pension to retired officers, and other expenses acquired by Britain towards maintenance of our colony. तो होम चार्जेस में जो भी एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आर्मी रिलेटेड मेंटेनेंस में जो एक्सपेंस होता था, वॉर ओरिएंटेड जो एक्सपेंस होता है वो सब इंक्लूड किए जाते थे, और वो एंटायरली इंडिया के द्वारा पे किए जाते थे, यानी कि इंडियन इनकम के द्वारा पे किया जाता था। The home charges were made of three components, that is interest payment for debt incurred in maintaining Indian colony, interest on railway, civil and military charges. तो होम चार्जेस को भी तीन भागों में, तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट है फॉर द डेट इंकर्ड इन मेंटेनिंग इंडियन कॉलोनी। इंटरेस्ट जो रेलवे, सिविल और मिलिट्री चार्जेस के ऊपर लगता था वो भी होम चार्जेस में इंक्लूड होता था। Finally, when British left India in 1947, Indian agriculture industry and trade was devastated. A country which was highly prosperous was improvised. तो 1947 में जब फाइनली ब्रिटेन ने यानी ब्रिटिश रूल जब खत्म हो गया था इंडिया के ऊपर से, तब हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और ट्रेड जो सेक्टर था वो काफी हद तक डिवास्टेटेड हो गया था, यानी कि उस पर काफी हद तक बुरा असर पड़ा था उनके रूल की वजह से। इंडिया जो एक टाइम पर काफी प्रॉस्परस कंट्री था, उसकी प्रॉस्पेरिटी ब्रिटिश रूल की वजह से काफी हद तक चली गई थी। So this was the point that is about the Indian economy at the time of or before British rule.